हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये डीएड फर्स्ट ईयर में जो फाइल बनवाई जाती है स्टूडेंट से फिज़िकल हेल्थ की, उससे रिलेटेड है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे फाइल बनानी है, कैसे हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि कितनी यूनिट्स इसमें इंक्लूड होती है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, और स्टेप वाइज कि पहले कौन सा पेज हो मतलब लिखते हैं या बनाते हैं या फाइल में अटैच करते हैं, ये सब चीज़ें। जो फर्स्ट पेज होता है उस पे कॉलेज का नाम लिखते हैं। ये परफॉर्मर में ऑलरेडी दिया होता है कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है। फर्स्ट पेज को डेकोरेट करने के लिए आप इस टाइप के डायग्राम्स या फिर कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, या प्रिंटेड जो पेजेस होते हैं ना उनको भी, या फिर कलरफुल पेजेस होते हैं उनको लेके और फिर उनको ऐसे डिज़ाइन करना। फिर जो कॉलेज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद सेशन की कौन से साल में ये फाइल बनाई गई है, और फिर फाइल का कोड। डीएड और जेबीटी फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फाइल हो, फाइल में भी, या फिर एसआईपी की फाइल हो, या फिर फिजिकल हेल्थ की फाइल हो, या बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके ना पर्टिकुलर कोड्स ऑलरेडी बोर्ड ने तैयार कर रखे हैं, तो वो लिखना भी ज़रूरी होता है। सेकंड पेज पे भी आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं उसको, और फिर टॉपिक लिखना होता है चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम अपनी पूरी फाइल तैयार करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, और उसका रोल नंबर। नीचे एग्ज़ाम रोल नंबर भी लिखना होता है, बट वो नहीं लिखा तो आप उसको इग्नोर करें। और ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि कैसे डेकोरेट किया गया है। आप एक आइडिया भी ले सकते हो, या सेम भी कर सकते हो, या इस तरीके से कुछ भी एक फाइल को एक अच्छे से कैसे दिखाना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सब इसमें। सो इसमें हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ये एक मेन टॉपिक का हेड, जो एक मेन टॉपिक बना दिया ना वो है, और उसके अंडर ये सारे पॉइंट्स ये आप एक इंडेक्स पेज भी ले सकते हो यूनिट 1 का। जैसे इसमें स्वास्थ्य का परिचय, यानी कि हेल्थ के बारे में बताया गया, उसको इंट्रोडक्शन दिया गया, तो यहाँ पे पेज नंबर 5 पे, और यहाँ पे टीचर साइन होते हैं। फिर स्वास्थ्य का अर्थ व परिभाषा, स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम व पहलू। आप ना ये जो फाइल है इसको हिंदी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, इंग्लिश में भी बना सकते हो, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, जो भी आपके कॉलेज में जो भी लैंग्वेज की मान्यता है आप उसमें बना सकते हो। कोई बोर्ड आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला कि आपने हिंदी में क्यों बनाया, इंग्लिश में क्यों बनाया, उर्दू में क्यों लिखा है। बस आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ये आप एक इंडेक्स का फॉर्मेट देख सकते हैं कि एक बॉक्स बनाया, फिर सन नंबर, S.NO, टॉपिक नेम, पेज नंबर, टीचर साइन। फिर उसके बाद आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो टॉपिक से रिलेटेड या फाइल से रिलेटेड। देन यूनिट नंबर 2, मतलब वैसे तो हम इसको एक पूरा कंप्लीट इंडेक्स एक पेज पे भी लिख सकते थे, लेकिन एक अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ना 4 यूनिट्स बना दी, और फिर उनको अलग अलग उनके भी सब टॉपिक्स बना के अलग इंडेक्स के वे में उसको रिप्रेजेंट किया। आप ये टॉपिक्स देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक्स लिखकर फिर इन्हीं टॉपिक्स को अंदर फाइल के अंदर आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यूनिट नंबर 3, ये यूनिट नंबर 3 इसमें ना स्कूल बच्चों से रिलेटेड है। जो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील मिलता है ना, उससे रिलेटेड है कि भाई बच्चों को हर दिन अलग अलग हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी भोजन मिलता है, उन सब से रिलेटेड है। एंड यूनिट नंबर 4 योग और खेल से रिलेटेड है। आप देख सकते हो इसमें अलग अलग टाइप के जो गेम्स हैं उनके बारे में बताया गया है। यूनिट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 को ना एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि इस यूनिट के अंदर डिटैचमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हिंदी और इंग्लिश कुछ भी एक टाइटल बना के लिख सकते हो, वैसे ही आपकी चॉइस के ऊपर आप ये ऐसे करना चाहते हो या नहीं। एक अलग पेज पे अब जो कंप्लीट पेज होता है ना उसके ऊपर ऐसे सिलेक्ट पेज है तो यहाँ पे लिख दिया यूनिट 1, और उसके नीचे से लिखना शुरू कर दिया, वो आपकी चॉइस होती है। ये स्वास्थ्य के बारे में
इंट्रोडक्शन दिया गया। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप दोनों लैंग्वेज को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता उस चीज़ से, बस आपने जो लिखा है वो सही होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें पढ़ लेते हैं एक दो लाइन्स। सामान्य शब्दों में स्वास्थ्य शब्द का अर्थ स्वास्थ्य शरीर से ही नहीं, अर्थात मनुष्य का पूरी तरह से रोगों से मुक्त होना ही उसके अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण है। तो इस टाइप से आप जो हेल्थ है उसको हमारी कंप्लीट बॉडी से, हमारी सोसाइटी से लिंक करके एज अ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर उसका मीनिंग, स्वास्थ्य का अर्थ अच्छा रहना और प्रभावी तरीके से कार्य करना कह सकते हैं। फिर डेफिनेशन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अलग अलग डेविड और लैम्स के अनुसार। आप ना ये जो अंडरलाइन किए गए ना ये सारी डेफिनेशंस है, आप इनको याद करके आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि इन्वायरमेंट का जो एक सब्जेक्ट है उसमें ये हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 5 जो लक्ष्मी राइटर की बुक पब्लिकेशन है ना उसकी बुक, उसमें यूनिट नंबर 5 में ये जो टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स है, चैप्टर है कंप्लीट, इनफैक्ट यूनिट नंबर 5 इसी से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ से देख सकते हो। अब स्वास्थ्य के आयाम के बारे में बताया गया कि फिजिकल हेल्थ क्या है, फिर उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल्स हैं। मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, तो ये इसके आयाम है, यानी कि जो हेल्थ है वो डिफरेंट टाइप्स की है, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब चीज़ें। साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ये जो एग्जाम्पल्स आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको ये रियल लाइफ से अटैच्ड एग्जाम्पल्स हैं। इमोशनल हेल्थ के बारे में, इसके एग्जाम्पल्स भी रियल लाइफ से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो एक हेल्थ है उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली, अगर हम इस बुकिश लैंग्वेज को छोड़ दें, एक बारी बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के अगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी हमारी जो हेल्थ है उसको कौन कौन से फैक्टर से इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा खान पान, हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक बार बुकिश लैंग्वेज छोड़ के हम अपने माइंड को यूज़ करेंगे ना, टॉपिक को समझेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, तो वो हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा, हमें किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो इसमें जैविक कारक, वातावरण से संबंधित व्यक्तिगत कारक, और फिर इन्हीं तीन को अच्छे से अंदर डिटेल में समझा दिया गया। आप पढ़ सकते हो ये सारे टॉपिक्स। इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें। अब देखो इसमें सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंट, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, सोशल हेल्थ, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल हेल्थ को सोशल इन्वायरमेंट ही अफेक्ट करेगा। और ये देखो रीति रिवाज, हमारे जो रिलीजियंस है, हमारी जो प्रथाएं हैं, वो सारी चीज़, तो ये ना रियल लाइफ रिलेटेड फाइल होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हमने विकिपीडिया खोला और वहाँ से चेप लिया और यहाँ पे लिख दिया, वो बस एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। अगर फाइल बनानी है ना तो रियल लाइफ से अगर आप उसको अटैच करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको नॉलेज भी तो गेन होगी, यानी कि आपको ज़्यादा जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज होगा। सो आप देख सकते हो ये ना फाइल के, मतलब आप कोई भी अच्छे से पेजेस लेके, उनको अच्छे डेकोरेटेड पेजेस लेके, तो उससे भी फाइल की जो लुक होती है ना वो बहुत अलग आती है, अच्छी आती है। यहाँ पे जो शारीरिक मुद्रा का जो पॉइंट नंबर 7 बताया गया, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमारा रहन सहन, यानी कि जो एक बालक है या कोई भी इंसान है उसके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, वो किस तरीके से चलता है। कई बार इंसान का होता है झुक के चलता है, कमर उसकी बाहर होती है, बैठता है तब बिल्कुल ही झुक के बैठता है।
तो ये सारी चीज़ें, जो एक एक्टिव पर्सन होगा ना वो हमेशा सीधा चलेगा, उसके जो कंधे होंगे ना वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगे, उसकी बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, बैठते टाइम भी चलते टाइम भी, चलने फिरने उठने बैठने, ये सारी चीज़ें शारीरिक मुद्रा में आती है। मुद्रा यानी कि तो तरीके, किस तरीके से वो स्टूडेंट या इंसान बैठा है या चल रहा है। आप ये पढ़ सकते हो, व्यक्तिगत अयोग्यता, स्वच्छ वातावरण, फिर है गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य, यानी कि पॉवर्टी से हमारे हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इनइक्वालिटी से क्या पड़ता है, या फिर ये दोनों चीज़ें हमारे हेल्थ को किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं। भारत में गरीबी, मतलब इंडिया में पॉवर्टी का जो रेट है वो कितना है, वर्तमान में 29.8 भारतीय जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, यानी कि पॉवर्टी लाइन से 29.8 जो इंडियन पीपल्स है वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, एक न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा, जो एक बैलेंस डाइट होती है उन्हें टाइम से वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो कारण वही है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये देखो, गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कौन कौन से रीजंस हैं, जो गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, ये जो मेन प्रॉब्लम यही है गरीबी की, कि इंडिया में इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ती क्या है, बढ़ रही है। एक फैमिली में 10 बच्चे, 12 बच्चे, यहाँ तक कि 20-20 बच्चे हो जाते हैं। जो मुस्लिम्स है उनके तो बस पूछो मत, उनकी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इंडियंस में देखा, ये हालांकि मुस्लिम भी इंडिया में ही रहते हैं बट वो इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, इतनी आबादी के लिए अक्सर 20 मिलियन नौकरी की संख्या नहीं बढ़ी तो गरीबी की संख्या बढ़ती रहेगी। अब वही है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग खाएंगे क्या, उनके पास कोई कमाने का कोई साधन ही नहीं है, तो वो बिना पैसे खाएंगे क्या, फ्री में तो अब हर रोज कोई नहीं देता। तो यही है गरीबी के कारण, मेन जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और बहुत ही तेज रफ्तार से, तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। असमानता का अर्थ यानी कि इनइक्वालिटी है, उसके बारे में बताया गया है, वो भी एक मतलब हेल्दी लाइफ का जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। भारत में असमानता, इनइक्वालिटी इन इंडिया, उसके कारण क्या है, उसकी आर्थिक असमानता के कारण क्या है। कई बार क्या होता है, इनकम इंडिफरेंसेस भी तो होते हैं। एक ही इंसान है, एक तो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो 9 से 5 की जॉब करता है तो उसको महीने के 50,000 मिलते हैं। एक सेम पड़ोस के नेबरहुड में रहता है, उसके गांव में, विलेज, सिटी, कहीं पे भी रहता है, वो सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 8 बजे आता है, 12 घंटे की नौकरी करता है और उसकी सैलरी 10,000 होती है। तो ये डिफरेंस हो गया ना, कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो सरकारी कामकाज के भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साफ सफाई है, लोग अपने घर का कचरा निकाला, गली में फेंक दिया, गली से अपने घर के आगे की गली है उसको साफ किया, साइड वाले के घर के आगे से फेंक दिया। तो ये भी है कि बाहर की गंदगी हमारे शरीर पे, हमारे रहन सहन पे भी तो प्रभाव डालती है। तो वातावरण तो अशुद्ध है ही, हमारे घर की चार दीवारी शुद्ध है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सारा दिन घर पे भी नहीं रहते, बाहर भी जाते हैं। तो बाहर का सामाजिक स्वास्थ्य है ना, यानी कि बाहर का जो वातावरण है ना वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य में आएगा। जैविक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य के उपाय, आप ये पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर करके मैं आपको बस दिखा रही हूँ ये। मतलब हम जो एक इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, एक्स वाई जेड, वो किस टाइप की जगह में रह रहा है, यानी कि उसका जो रहने का प्लेस है वो भी उसके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि कोई तो मतलब स्लम एरियाज़ में रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मड है, गंदगी है, तो वो सब चीज़ें भी उसके हेल्थ के ऊपर प्रभाव प्रभाव डालती है, उसको बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा,
तो बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर उसके शरीर के अंदर जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटाणु, वायरसेस, ये सब चीज़ें। मतलब हमारे जो रहने की जगह है ना वो भी बहुत साफ स्वस्थ होनी चाहिए। नेत्रों की सफाई। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। वो था जो हमने सबसे पहले देखी थी ना यूनिट 1, वो तो एक मेन टॉपिक था, और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये उसके सब टॉपिक्स को हमने डिटेल्स में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को, अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो यूनिट नंबर 2 है उसमें है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है ये पूरी यूनिट। यानी कि इसके जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, डायग्राम्स है, फोटोज है, कोई भी ग्राफ है, जो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग वर्ड को ही डिफाइन करेगा। तो हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। संवेदनात्मक स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। यानी कि इस कंप्लीट यूनिट में हम ये समझेंगे कि बच्चों को कैसे समझा जाए, उनके जो जो उनको तकलीफ है पढ़ने में होगी, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो टीचर्स या पेरेंट्स या कोई भी उनको गाइड करने वाला, केयर टेकर, उनको किस तरीके से समझे, कैसे उनको मोटिवेट करे, ये कंप्लीट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मिड डे मील, उनको एक अच्छा खाना मिले। ये गवर्नमेंट स्कूल में एक पॉलिसी है मिड डे मील की, कि उनको मेनली हम कॉमन भाषा में कह देते हैं ना, आधी छुट्टी हुई है, मेनली हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उनको किस टाइप का वहाँ पे फूड अवेलेबल है, ये सब चीज़ें। एक उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दी जाती है। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में संबंध बताया गया, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बताया गया है इसके अंदर। ये भी एक सब टॉपिक है इसके अंदर। यानी कि बच्चों को समझाया जाता है कि जितनी ज़रूरी एजुकेशन है उतनी ही हेल्थ भी है। हेल्दी माइंड होगा तभी तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जब मैं उसकी बॉडी कंप्लीट नहीं है, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में कंप्लीट नहीं है, तो वो कैसे, अब जिसको टीचर पढ़ाएगा, जो भी वो नॉलेज गेन करे, तो वो कैसे उसके दिमाग के अंदर जाएगी, सॉरी। और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देने के क्या उद्देश्य, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम्स है, क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या टीचर्स चाहते हैं, ये सब चीज़ें। भूख और कुपोषण, ये भी एक पॉवर्टी से रिलेटेड ही टॉपिक है। कई बार क्या होता है पॉवर्टी में, यही होता है कि भाई पैसों की कमी है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती उनको। पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से खाना खरीद लेंगे, और गरीब ही है तो उनके पास खुद की लैंड भी नहीं होगी जो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर करके अपना पेट भर सकें। ये पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, ये बहुत ही कॉमन कहावत है। मतलब बच्चे को और कुछ आता ना हो, लेकिन उसको ये चीज़ ज़रूर याद होगी। अब ये देखो, कुपोषण के शरीर पर प्रभाव, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन जो चाइल्ड होता है उसके अंदर क्या क्या कमियां होती है, उसकी आंखें खराब होंगी, दांत कमजोर होंगे, दांतों में येलोनेस होगी, वजन कम होगा, उसका जो एक शारीरिक विकास है, उसका मानसिक विकास है वो अच्छा नहीं होगा, हाइट इंक्रीज नहीं होगी, वेट इंक्रीज नहीं होगा, पतला दुबला सा, ये सब चीज़ें। रंग पीला पड़ जाता है, यानी कई बार कहते हैं कि भाई पीलिया हो गया, तो यानी कि वो तो चलो, पीलिया तो एक टाइप की एक बीमारी हो गई भाई, डिसीज होगी, बट उस तरीके से कह देते हैं कि भाई शरीर में खून की कमी होगी, एक अच्छा खान पान नहीं मिलेगा तो
ये ज़ाहिर सी बात है कि उसके शरीर में कोई ना कोई खून की कमी होगी या फिर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। उम्र से पहले उसका शरीर बूढ़ा दिखने लग जाएगा, यानी कि उसकी उम्र तो होगी 30 की और वो उसको अच्छे से खान पान नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा, बैलेंस डाइट नहीं मिली, तो वो 30 की जगह 50 का दिखेगा। ये मेनली एक हम गाँव में या फिर कहीं पे भी अपने आसपास में भी हमने देखे होंगे ऐसे इंसान। अब अंडर न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? वही यही है कि भाई अच्छे से बैलेंस डाइट लो और शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, टाइम से खाना खाना चाहिए। हमें दिन में 5 टाइम खाना खाना चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में रिफ्रेशमेंट और लंच और डिनर के बीच में एक बार रिफ्रेशमेंट। अब है कि अंडर न्यूट्रिशन से होने वाली कौन कौन सी बीमारी हैं। जैसे अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होगी ना तो उससे अंधापन आ जाएगा, यानी कि आंखें कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन बी की कोई कमी आ गई तो बेरी बेरी नाम की डिसीज़ है वो हो जाएगी। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगी। विटामिन डी से, विटामिन डी लेने का तो बहुत ही सस्ता सा है, यानी कि फ्री में कोई भी ले सकता है। सुबह सुबह की जो धूप होती है ना उसमें बैठ जाओ 15-20 मिनट, आपको विटामिन डी फुल अच्छे से मिलेगा, क्योंकि सूरज की किरणों से मिलेगा विटामिन डी, जो ओरिजिनल विटामिन डी है वो। विटामिन बी आयोडीन से, फिर विटामिन ए, विटामिन डी। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे। ये इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हेड पॉइंट है। जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है ना, वो इसको मतलब इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको ही रिप्रेजेंट करेगी। सो मिड डे मील के बारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि बच्चों को स्कूल में जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जब उनकी रिसेस होती है उनको स्कूल में ही लंच देते हैं। सो ये जो मिड डे मील की जो ये प्रोसेस था वो 2004 में शुरू किया गया था गवर्नमेंट ने। सो जो मिड डे मील की जो ये प्रोसेस शुरू किया गया था, जो ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव थे कि जो बच्चों के बीच बच्चों में जो पोषण है, जो इनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, कि भाई फैमिली गरीब है, इतना पैसे नहीं है उनके पास कि वो एक अच्छा सा बैलेंस डाइट बच्चों को दे सके। सो उसको दूर करने के लिए शिक्षक प्रगति को, सामाजिक स्थापना स्थापित करने के लिए, भेदभाव की भावना दूर करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर इससे बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ? बच्चों को मेनली जो देखा जाता है तो भाई बच्चों को एक अच्छा बैलेंस डाइट मिल गई, उनको हर रोज़ अलग अलग फूड, अलग अलग वैरायटी मिलने लगी जो उनकी बढ़ती उम्र में बच्चों को चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास पूरा हो चुका है, मतलब पूरा होता आ रहा है। पहले भी बच्चे जो ले रहे हैं फूड सो उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। दूसरा, उनका टाइम्स भी सेव होने लगा। अगर हम अनडायरेक्टली देखे जाए तो वो रिसेस के टाइम में घर जाते हैं, वहाँ पे उनका टाइम वेस्ट होता है, या फिर अगर वो टिफ़िन पैक करा के लाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, या फिर और भी मतलब हम कह सकते हैं कि वो सुबह का खाना था या टाइम्स 6-7 घंटे पहले का खाना था, तो वो उनको भी हार्म करते हैं, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र है, बढ़ता खून है, तो उनको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। सो ये हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि खाने के प्रकार बच्चों को क्या क्या मिलते हैं। सब्जी, सब्जी की पुलाव, खिचड़ी, चाल, दावल, ये सब चीज़ें। बच्चों में अनाज की मात्रा, प्रोटीन, ऊर्जा, यानी कि इसमें ना पहले से ही गवर्नमेंट ने बता रखा है कि बच्चों को जो जो मिलेगा ना, मतलब जो भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वो एक तो उनको फ्री में करेंगे, और दूसरा जो खाना हम उन्हें देंगे ना उससे ये इतना मतलब ग्राम उनको प्रोटीन मिलेगा, इतनी उनको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बस एक राउंड ऑफ करके लिखा गया है कि स्कूल में बच्चों को इस टाइप से अलग अलग दिन में अलग अलग टाइप का फूड मिलता है।
अब हम यूनिट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सब यानी कि जो हेड टॉपिक नेम है वो ओपननेस है, यानी कि जो यूनिट नंबर 4 है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओपननेस को ही इंडिकेट करेगी। सो योग एक्सरसाइज हमारा फिजिकल हेल्थ गेमिंग से रिलेटेड है ये, कि योग का हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव है, कितना इससे हमें फ़ायदा होता है। नुकसान तो होता ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज़ से शायद मेरे ख्याल से तो कोई नुकसान नहीं होता। कोई एक भी नेगेटिव पॉइंट बता दो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से, योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हम शरीर में ये नुकसान होता है। हमारी कैलोरीज बर्न होती है तो उससे हमारी मसल्स भी तो मजबूत होती है। अगर हम एक ये नेगेटिव पॉइंट देखें कि हमारी कैलोरीज बर्न होती है। ये सारी चीज़ें ना फिजिकल हेल्थ से, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ से हमें फ़ायदे होने बताए गए हैं। जैसे कि ऊपर प्राणायाम दिखाया गया था, किस टाइप से होते हैं, कितने होते हैं, और इनके नाम है ध्यान लगाना, स्नान करना, प्राण करना, एक्सेट्रा। अब आसन का अर्थ, ये एक टॉपिक इसके अंदर लिया और इसको डिटेल में समझाया गया है। ये हमारी बैकबोन से रिलेटेड बताया गया है कि भाई हमारी बैकबोन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो शरीर का एक आउटर लुक है ना वो भी अच्छी आती है। दूसरा, शरीर में एनर्जी बनी रहती है। ये रियल लाइफ रिलेटेड, आप इनको जो हम फिर डेली डेली जो काम करते हैं, डेली डेली वर्कआउट करते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रियल लाइफ को एक बार अच्छे से देखो, उसको फिर जो बुक में क्वेश्चन पूछा गया है या जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उसको लिंक करो और फिर देखो आंसर अपने आप आएगा। अब ये इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता होती है काफ़ी, आप काफ़ी सारे बच्चे, आप सब में भी कोई ना कोई खेल में एक्सपर्ट होगा। कोई फुटबॉल में, कोई हैंडबॉल में, कोई कबड्डी में, कोई खो खो में, कोई इंडोर गेम्स में, कोई आउटडोर गेम्स में। सो हम ये जो मेन गेम्स है ना, उनके मेन तो लगभग सारी हैं, बट हम एक आधे गिने चुने डिस्कस करेंगे। जैसे कि फुटबॉल है, सो फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल को साकर भी कहा जाता है, यानी कि ये उसका अदर नेम है। 1836 में शुरू हुआ था ये सब चीज़ें। अब बताया गया है कि फुटबॉल खेलने का जो ग्राउंड होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, लाइनें कितनी इंच पे होती है, कितने जो गोल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, जो गोल पोल होता है ना उसकी उसकी ऊंचाई, उसका व्यास, उसमें यानी कि उसका रेडियस, व्यास यानी कि रेडियस। फिर उसमें भाई रेफरी कितने होते हैं, सहायक रेफरी कितने होते हैं, प्लेयर्स कितने होते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है, और उसमें रेस्ट कितने टाइम से मिलता है, ये सब चीज़ें। यानी कि फिजिकल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ लगा लो, फिजिकल एजुकेशन लगा लो, उसमें इन गेम्स का भी कितना इम्पोर्टेंस है। हमारे स्कूल में भी एक गेम्स का पीरियड अलग ही लगता है, और वो डेली लगता होगा। गवर्नमेंट स्कूल में तो डेली लगता है, प्राइवेट स्कूल में भी लगता है, बट वही वीक में 2 या 3 बार। अलग अलग प्राइवेट स्कूल के अलग अलग रूल्स होते हैं, सो हम पर्टिकुलरली किसके ऊपर कह नहीं सकते। सो वॉलीबॉल देखते हैं, यही उसकी पहले हिस्ट्री लिखी है, वो कब शुरू हुआ। फिर उसका जो नेट होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ। फिर उसके रूल्स हैं। जब कोई भी गेम होता है, खेल होता है, उसको एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन में खेला जाता है। और डिसिप्लिन वही होगा जहाँ पे रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे हर प्लेयर। कबड्डी बहुत ही कॉमन गेम है गाँव में, शहर में। कबड्डी ऑलमोस्ट हर हर बच्चा तो नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट 10 में से 8 बच्चे तो ज़रूर खेलते होंगे या कभी किसी ने खेला होगा। बहुत कॉमन गेम है। और दूसरा, मतलब पूरी ही बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है इससे। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जिससे कि इसकी वर्कआउट ना हो। सो ये इसके रूल्स हैं। खो खो बहुत ही कॉमन गेम है, काफ़ी लड़कियों में बहुत ज़्यादा खो खो का क्रेज़ होता है।
अभी भी है, काफ़ी गर्ल्स टीम है जो बनी है। ये उसके बारे में कि भाई मैदान का आकार क्या होना चाहिए, याद करें कि रेक्टेंगल, तो इस टाइप से होता है। और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, एक स्टूडेंट जो बच्चा होता है उसका फेस इस साइड होता है और दूसरे का इस साइड होता है, और यहाँ पे पोल लगे होते हैं। ये इसके रूल्स हैं। टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है, सो हम इसके बारे में देखते हैं। जो मेज होता है, टेबल होता है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, नेट लगा होता है तो नेट की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये रूल्स इसके। रैकेट से खेला जाता है, एक छोटी सी बॉल होती है, उसको रैकेट से किक करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये उसके बारे में बताया गया है। जंप, जंप भी काफ़ी टाइम से टाइप्स की होती है, जैसे कि लॉन्ग जंप होगी, ट्रिपल जंप हो गया, हाई जंप होगी, तो उसके बारे में ये अलग अलग है। बट यहाँ पे डायरेक्टली जंप के बारे में लिखा हुआ है तो हम इसको लॉन्ग जंप ही कंसीडर करेंगे। थ्रो में अब एक ना गोला होता है लोहे का, उसको फेंकते हैं, उसको थ्रो बोलते हैं। शॉट पुट हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। सॉरी, वो शॉट पुट एक दूसरी चीज होती है। थ्रो यानी कि भाला फेंकते हैं, उसको हम जैवलिन थ्रो बोलते हैं ना इंग्लिश में। शॉट पुट भी इसी टाइप का होता है, उसको भी फेंकते हैं, बट इसमें जैवलिन थ्रो के बारे में बताया गया है। एक भाला होता है ऐसे लंबा सा, आगे से वो बहुत थोड़ा ज्यादा पीक तो नहीं होता, बस थोड़ा सा पीक होता है उसका। ये उसके रूल्स हैं। और फिर बैडमिंटन, बैडमिंटन का जो नेट होता है उसके मोटाई चौड़ाई बताई गई है। फिर यहाँ पे उसके रैकेट के बारे में बताया गया है, शटल के बारे में बताया गया है, जिसको हम कॉमन भाषा में से बोलते हैं ना चिड़ी, चिड़ी बल्ला, जिसको हम नॉर्मली कॉमन भाषा में बोल देते हैं। ये वही गेम है बैडमिंटन। हैंडबॉल, यह खेल 1972 ईस्वी में ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया गया था, यानी कि उससे पहले ये ओलंपिक्स में खेला नहीं जाता था। ये उसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है। इसमें जो ग्राउंड होता है ना वो इस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर वे का होता है। बट इसमें जैसे यहाँ पे अगर ये नेट है ना, तो नेट के यहाँ पे एक डी बनाई जाती है, तो डी के अंदर नहीं अंदर पैर नहीं रखते, बस यहीं से ही जंप करके और नेट को किक करना होता है, यानी कि बॉल को उसके अंदर फेंकना होता है। तो इसके अंदर ना ये जो डी की ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्योंकि इसमें फाउल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी मतलब इसके रूल मान सकते हैं इसका। ड्यूरेशन इसमें मेल के लिए अलग होती है और फीमेल के लिए अलग होती है। सो ये थी फिजिकल एजुकेशन की या फिजिकल हेल्थ की फाइल, जो डीएड फर्स्ट ईयर में बनाई जाती है। होप आपको फाइल अच्छी लगी होगी, एक आइडिया मिल गया होगा टॉपिक्स का कि इस टाइप के टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमने फोर्थ यूनिट में गेम्स का किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस यही गिने चुने गेम्स के बारे में लिखो, आप दूसरे गेम्स के बारे में भी लिख सकते हो। बट एक आपको रिटन मटेरियल मिल गया कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको शो किया है, बताया है, वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।